हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथईएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथईएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसीएफ के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं और जो भी ये पेपर होगा ये क्योंकि ये पेपर जो है पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। हालांकि उसमें इन्वायरमेंट पीसीबी वाला जो सेक्शन है वो एज इट इज़ बना हुआ है। जो नया ऐड हुआ है वो एग्रीकल्चर और आपका जो है फॉरेस्ट्री वाला सेक्शन ऐड हुआ है। बाकी सेक्शन तो एज इट इज़ उसमें बिलोंग करता है। हाँ, यहाँ पर जो है आपको 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन आने वाले पेपर में आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़े से चेंजेस रहेंगे। तो हम यहाँ पर 2017 में जो फॉरेस्ट जो है सर्विसेज का पेपर आया था, हालांकि पेपर 2018 में हुआ था, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके स्पेशली इन्वायरमेंट के सेक्शन को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सेट सी है, आप उसमें चेक कर सकते हैं अगर आपके पास में पेपर होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो है पेपर 2 का 5वां पार्ट है इन्वायरमेंट। उसमें से डायरेक्ट मैंने पेपर से ही आपका जो है यहाँ पर क्लिप लिया हुआ है। तो इसमें आपका जो है इन्वायरमेंट के सेक्शन में पहला जो क्वेश्चन है वो है फ्लाई ऐश से जुड़ा हुआ। तो फ्लाई ऐश रिलीज्ड फ्रॉम थर्मल पावर कंटेन द टॉक्सिक केमिकल विच कॉजेज डिसीज। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कौन सा टॉक्सिक कंटेंट ऐसा है या विषाक्त पदार्थ ऐसा है इनमें से जिसके कारण से बीमारी जो है होती है। अब इंपॉर्टेंट बात आपको समझना पड़ेगा कि फ्लाई ऐश जो है ये जो है थर्मल पावर प्लांट से निकलता है और इसका उपयोग बहुत जगह किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ईंट बनाने वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें जो है अगर इसके मेन कंस्टिट्यूएंट की बात करें कि इसमें होता क्या है, तो इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ये इसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं, अर्थात मुख्य घटक हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसमें और भी चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, साथ ही साथ कुछ भारी धातु जो कि विषाक्त धातु होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गया, ये भी आपको इसमें देखने को मिलता है। लेकिन आपको बी सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड, ग्लिसरॉल ये सब आपको नहीं मिलता। तो उसमें से अगर मेन जो है कंस्टिट्यूएंट, मेन घटक के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ आपको सिलिकॉन ऑक्साइड जो है डाइऑक्साइड ऑप्शंस में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। आपका 122 जो क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड ग्रीन एवेंजर ऑफ इंडिया। ठीक है, किसको जो है भारतवर्ष का ग्रीन एवेंजर कहा जाता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से 4 नाम दिए हैं और एक नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। बाबा आमटे, केसी मेहता, बीपी पाल, एमसी मेहता एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टिक लगा हुआ है उसमें आप ध्यान न दें। ठीक है, जो हम सही आंसर होगा उसको हम मार्किंग करेंगे। बाबा आमटे जो है वो सोशल वर्कर हैं, ठीक है, वो इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं है। अगर हम बात करें केसी मेहता को तो ये जो है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है। ये दोनों नाम लगभग मिलते जुलते हैं तो वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है। अगर हम बात करें बीपी पाल की तो बीपी पाल जो है एग्रोनॉमिस्ट हैं जो कि प्लांट ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा काम किए हुए हैं, इसलिए बीपी पाल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। हालांकि इसका आंसर जो है वो है एमसी मेहता। ठीक है, महेश चंद्र मेहता, इसको हमने बोला इसका इनका पूरा नाम है महेश चंद्र मेहता। इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है और साथ ही साथ पद्मश्री मिला हुआ है इनको 2016 में। और ये जो है एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो कि जंतुओं के और पौधों की जो है संरक्षण के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो एमसी मेहता को याद रखिएगा, इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 1997 में और साथ ही साथ 2016 में पद्मश्री भी इनको मिला है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। हालांकि उस टाइम अगर हम बात करें तो पद्मश्री मिला था तो ये न्यूज़ में भी थे, हालांकि 2016 में न्यूज़ में थे, तो ये पेपर जब बना होगा तो उन्होंने उस हिसाब से उसको डाल दिया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं निम्न में से किन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए कौन सा कारक अत्यधिक भय सूचक है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट थ्रेटनिंग फैक्टर फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं और इन फैक्टर में आपको बताना है कि जो स्पीसीज का एग्जिस्टेंस है उसके लिए जो है कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर भय सूचक है या जो सबसे ज़्यादा जो है थ्रेटनिंग फैक्टर है। क्या सॉइल इरोजन है, क्या मैंग्रोव है, या फिर नेचुरल हैबिटाट है, बायोस्फीयर रिजर्व है, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर जो आंसर लिया है वो है बेसिकली आपका नेचुरल हैबिटाट। मतलब ये है कि अगर किसी भी जंतु का, किसी भी जो है जीव का अगर प्राकृतिक निवास स्थान छिन जाए
तो फिर सिंपल सी बात है वो सबसे ज़्यादा भय सूचक होगा। उसके नष्ट होने का कारण भी सबसे ज़्यादा जो बनेगा वो कौन बनेगा, नेचुरल हैबिटाट, अर्थात जो उसका प्राकृतिक वास स्थान होगा, अगर वो नष्ट हो रहा है, अगर उसको किसी प्रकार का खतरा पैदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस प्रजाति के एग्जिस्टेंस में वहां पर खतरा पैदा होता हुआ दिखेगा। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, प्राकृतिक वास। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं जो कि आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तर पर ध्वनि प्रदूषण मनुष्यों के लिए घातक हो जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ नॉइस पोल्यूशन बिकम्स हैजार्डस टू ह्यूमन बीइंग। अब इसमें आपको पता है कि 80 dB मैक्सिमम लोगों को आंसर पता होगा। WHO के अकॉर्डिंगली जो नॉइस लेवल है जो कि हमारे लिए जो है या एनिमल्स के लिए या जो भी मनुष्य है उनके लिए जो है कहीं ना कहीं खतरा पैदा करता है, तो उसको जो है नॉइस पोल्यूशन की कैटेगरी में रखा गया है, जिसके कारण से बहुत सारे डिसीज़, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें हमको फेस करने को मिलती है। तो वो जो लेवल है वो है 80 dB। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था नॉइस पोल्यूशन से, ठीक है। तो बहुत आसान सा सीधा क्वेश्चन था ये। इसके बाद हम बात करते हैं आपका 125 जो क्वेश्चन है, किसी स्थान की जनसंख्या निम्न कारकों में से किसके द्वारा प्रभावित होती है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फैक्टर। यहां पर आपको डिफरेंट फैक्टर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट फैक्टर दिया हुआ है एडॉप्टिबिलिटी, सेकंड दिया हुआ है नेटेलिटी, थर्ड दिया हुआ है इमिग्रेशन, इसके बाद मोर्टेलिटी दिया हुआ है और लास्ट में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। अब यहां पर अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव दिया रहता, ठीक है, अनुकूलन क्षमता, जन्म दर, प्रवासी या फिर मृत्यु दर, और इनमें से कोई नहीं, अगर नन ऑफ द अबव दिया है तो फिर सिंपल सी बात है कि इसका आंसर कुछ भी नहीं है इसमें से, क्योंकि ये चारों के चारों ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं क्या करते हैं, पॉपुलेशन को अफेक्ट करने का काम करते हैं। सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया हुआ है क्लास 12th बायोलॉजी का, जब आप पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर है, आई थिंक 13 चैप्टर है मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का, वहां से आपको पॉपुलेशन डेंसिटी के फैक्टर्स में आपको इससे बना हुआ एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा। मतलब ये तो नहीं, एडॉप्टिबिलिटी तो एक अलग कारण हो गया। तो ये सारे के सारे जो है कारण हो सकते हैं किसको प्रभावित करने के लिए, पॉपुलेशन को प्रभावित करने के लिए, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अर्थात ये सारे के सारे हैं। तो अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव दिया रहता तो फिर ऑल ऑफ द अबव लगाना होता, लेकिन यहां पर इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है इसको जो है कोई आंसर नहीं था, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया था, जो है आयोग के द्वारा विलोपित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक पारिस्थितिक तंत्र को सरलता से नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे कुछ समय बाद पूर्वावस्था में लाया जा सकता यदि विनाशकारी प्रभाव रुक जाए, यह प्रदर्शित करेगा। मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, एन इकोसिस्टम विच कैन इजीली बी डैमेज्ड बट कैन रिकवर आफ्टर सम टाइम इफ डैमेजिंग इफेक्ट स्टॉप्स इट डेमोन्स्ट्रेट। अब यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हाई स्टेबिलिटी एंड लो रेजिलियंस, लो स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिलियंस, लो स्टेबिलिटी एंड लो रेजिलियंस, हाई स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिलियंस। तो यहां पर स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता हो गया और रेजिलियंस मतलब लचक हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको जो है 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो यहां पर आपको स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। यहां पर लिखा हुआ है सरलता से नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, विच कैन इजीली बी डैमेज्ड। अब जो चीज आसानी से डिस्ट्रॉय की जा सकती है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या है, लो हुई, उसकी स्थिरता क्या हुई, कम। तो सिंपल सी बात है, पहली बात तो उच्च स्थिरता वाले जो भी ऑप्शंस हैं वो नहीं होंगे, मतलब ये दोनों तो नहीं होगा। अब यहां पर बात की गई है, अगला जो लाइन है इसमें, कुछ समय बाद पूर्वावस्था में लाया जा सकता है, मतलब उसको फिर से हम रिकवर कर सकते हैं। और फिर से अगर रिकवर कर सकते हैं तो सिंपल सी बात है उसकी लचक जो होगी वो क्या होगी, उच्च होगी, ठीक है। मतलब कि वह लो स्टेबिलिटी का होगा और हाई रेजिलियंस क्या कर रहा है, शो कर रहा है। मतलब वह जो है हम उसको फिर से क्या कर सकते हैं, पुरानी जो अवस्था थी उसमें ला सकते हैं, अर्थात ये उच्च लचक प्रदर्शित कर रहा है और निम्न स्थिरता वहां पर देखने को हमको मिल रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, हालांकि ये सारी चीजें जो है आपके एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं कंसेप्चुअलाइज की गई है। ये भी क्वेश्चन आपको जो है वहीं से इकोसिस्टम से देखने को मिलता है। नाउ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, लो स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिलियंस। आपका 126 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों एवं उनकी संबद्धता का सही युग्म है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए
करेक्ट मैचिंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द टाइप्स ऑफ एसोसिएशन। मतलब यहाँ पर जो संबंध होता है, सहजीविता वाला जो संबंध हम पढ़ते हैं जैसे लाइकेन है, वैसे ही कुछ संबंध यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, उन संबंध से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब 4 ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं। ऑर्किड एक पेड़ पर है तो उसको पराश्रयिता बोला गया है, एन ऑर्किड ऑन ए ट्री पैरासिटिज्म, या राइजोबिया इन ए नोड्यूल्स ऑफ पी जिसको हम सिम्बायोसिस सहजीविता या म्यूचुअलिज्म भी इसको हम बोलते हैं। इसके बाद में डोडर प्लांट ऑन दुरंत यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम एपिफाइटिज्म यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा सी एनिमोन ऑन हर्मिट क्रैब यहाँ लिखा हुआ है कमेंसलिज्म, ठीक है। और साथ में ऑप्शन दिया है बोथ बी एंड डी। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं जितने भी प्रकार के जो रिलेशन होते हैं इकोसिस्टम में 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच पे, उसको जानना पड़ेगा और उसके एग्जाम्पल को भी जानना पड़ेगा, तब जाकर इसका जो है आप आंसर लगा पाएंगे। तो सबसे पहली बात यहां पर देखिए कि जो अमर बेल होता है, ठीक है, अमर बेल जिसको हम डोडर बोल रहे हैं, ये एक्चुअली में एक पैरासाइट प्लांट है, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या है, एक पैरासाइट प्लांट है। तो यहाँ पर एपिफाइटिज्म लिखा हुआ है। एपिफाइटिज्म में अगर हम बात करें तो ये एपिफाइटिज्म का मतलब होता है, बाह्यश्रयिता का मतलब होता है कि किसी दूसरे प्लांट पे वो जो है निर्भर रहता है, लेकिन वहां से क्या करता है, वह कुछ चीजों को लेकर, मतलब एक प्लांट दूसरे प्लांट पर अगर आश्रित है तो वो कुछ चीजों के लिए, लेकिन खुद फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। लेकिन जब हम पैरासिटिज्म की बात करते हैं तो पैरासिटिज्म में क्या होता है कि वो जो है खुद से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है, वह पूरा जो पोषक तत्व है वह जो आश्रित पौधा है उससे वो ले लेता है। तो कहीं ना कहीं अमरबेल उनका एग्जाम्पल है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो फिर बाकी कौन कौन सा ऑप्शन बचा आपका, आर्किड वाला, राइजोबिया वाला और सी एनिमोन वाला। तो अगर हम बात करें कि सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि पैरासिटिज्म का मतलब क्या होता है। पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि देयर आर डिफरेंट रिलेशनशिप्स, बहुत सारे अलग अलग रिलेशनशिप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की, म्यूचुअलिज्म मतलब सहजीविता, जो यहाँ पर लिखा हुआ है सिम्बायोसिस। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक स्पीसीज ए है और बी है, जब दोनों का फायदा होता है, प्लस मतलब फायदा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, म्यूचुअलिज्म बोल देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंपटीशन हम कर लेते हैं। मान लीजिए जो 2 जीव हैं उनके बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है, तो कंपटीशन अगर होगा तो दोनों को क्या होगा, नुकसान होगा। तो ऐसे जो है जो इनके बीच में रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशंस को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके एग्जाम्पल को आपको यहाँ पर जो है पुट करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, बी और डी। ये भी जो है इसका आंसर नहीं है। ऑर्किड जो है वो पैरासिटिज्म शो नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो आपके सामने आंसर क्या बचा, एक बी बचा है और एक डी बचा है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं और ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, बोथ बी एंड डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ई, बोथ बी एंड डी। तो राइजोबिया जो है नोडुल्स ऑफ पी, मतलब उसकी जो नोड होती हैं पी के, मटर के दाना के नीचे, तो उसमें वो सहजीविता या सिम्बायोसिस वाला रिलेशनशिप दिखाता है। तो उससे वो जो है वो उसका सही एग्जांपल है। इसके अलावा यहाँ पर कमेंसलिज्म यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक जीव को फायदा होता है और दूसरे जीव को कोई फायदा नहीं होता है, ना कोई नुकसान होता है। तो ये उसका जो है एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ बी एंड डी, ये इसका सही आंसर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और हमारे अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वन्य जीवों की घटती हुई संख्या का क्या प्रमुख कारण है, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ डिमिनिशिंग वाइल्ड लाइफ नंबर्स। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन थोड़ा सा देर पहले हमने देखा था कि चिंताजनक स्थिति किस कारक के कारण से होती है। सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ दिया गया उसी पेपर में। यहाँ पर भी अगर हम मेजर कॉज की बात करें, मुख्य कारण की बात करें कि वन्य जीवों की संख्या में गिरावट क्यों हो रही है, तो उसका मुख्य कारण क्या है, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। जो उसके प्राकृतिक वास है उसका नष्ट होना ही उसका क्या है, मुख्य कारण है। जैसे जैसे हम जंगलों का दोहन करते जा रहे हैं, उसको हम एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो प्राकृतिक आवास स्थल है वो क्या हो रहा है, गायब होते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है। तो उसके कारण से ही आपको प्रमुख कारण में आपको जो है हैबिटाट जो है यहाँ पर डिस्ट्रक्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नाउ आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ओजोन परत, स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि बहुत सही ऑप्शन है। इसके बाद में
प्रोफंडल जोन, डार्क जोन, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफंडल जोन, डार्क जोन। ये बेसिकली समुद्र की सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है जहां पर लाइट नहीं पहुंचता, जिसको हम डीप जोन भी बोलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इकोथर्म या एक्टोथर्म भी उसको हम बोलते हैं, शीत रक्त जंतु। एक्टोथर्म या इकोथर्म यहाँ पर लिखा हुआ है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जो भी सरीसृप हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। इसके बाद में आता है शीत जोन, जिसको हम टेम्परेट बोलते हैं। तो जो यहाँ पर लैटिट्यूड लिखा हुआ है, लैटिट्यूड यहाँ पर आप जो लिखा है आप देख रहे हैं, बेसिकली अगर हम बात करें ये आपकी पृथ्वी है, और उसमें अगर हम बात करें तो ये उसका जो है इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, तो 0 से 30 डिग्री या 40 डिग्री मान लीजिए, तो वहाँ पर कौन सा रीजन आता है, वहाँ पर आता है ट्रॉपिकल जोन, और ये ट्रॉपिकल जोन के अंदर की बात कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेम्परेट जोन होता है वो जनरली 30 डिग्री के बाद होता है, 30 से 60 या 40 से 60 भी मान सकते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, रॉन्गली मेज्ड है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया है, इम्प्लीमियोन, झील का मध्य स्तर बोल रहा है। यहाँ पर इम्प्लीमियोन जो है एक लेयर होता है, और ये लेयर जो है टॉप मोस्ट लेयर का नाम होता है, तो दैट इज वाई यहाँ पर मध्य स्तर दिया हुआ है, और यहाँ मीडियम जो है मिडिल स्ट्रेटम दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी गलत है, और ये ऑप्शन गलत है मतलब दो ऑप्शन रॉन्ग है, असंगत युग्म है। तो यहां पर किस एक को हम चूज करेंगे, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी विलोपित हो गया था, क्योंकि दोनों इसके आंसर जो हैं क्या हैं, यहां पर इसके हिसाब से सही है, ठीक है। डी या ई दोनों में से दोनों सही है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं 130 क्वेश्चन, फ्लोरा तथा फौना तथा आदिवासियों के स्टाइल के जीन पूल को बनाए रखने हेतु भारत में प्रथम कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित हुआ। द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया फॉर कंजर्विंग द जीन पूल ऑफ फ्लोरा एंड फाउना एंड स्टाइल ऑफ ट्राइबल्स। फ्लोरा एंड फाउना मतलब जो जंतु होते हैं और जो आपके पौधे होते हैं उनको बोला जाता है। अब यहाँ पर आप सभी को पता होगा मेरे ख्याल से कि इसमें से कौन सा है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर मैं बात करूं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो आपका ये कब बना था, तो ये आपका जो है आप डेट इसको जरूर याद रखिएगा, 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था, 1986 में बना था। कहां पर है ये, पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट में ये जो है प्लेस्ड है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आता है, इसको आप ध्यान रखें। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे नया कौन सा भी बना है लेटेस्ट में, कितनी संख्या होती है, इनको थोड़ा सा आप जो है देख लें। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है 131 क्वेश्चन, एक जनसंख्या के विखंडों में प्रजनन शक्ति पृथक्करण को कहते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन सेगमेंट ऑफ ए सिंगल पॉपुलेशन इज कॉल्ड। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि कोई एक सिंगल पॉपुलेशन है, एक जनसंख्या है, और उसमें अगर मान लीजिए विखंडन हो जाता है, ठीक है, मतलब टूट जाता है वो, तो उसमें जो है यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई है, उनमें से इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, जनसंख्या में विचलन हो रहा, दरार युक्त विचलन होना, सिम्पेट्री, एलोपेट्री। तो सिम्पेट्री और एलोपेट्री में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कई लोगों को। विचलन तो इसका आंसर नहीं होगा, विचलन एक अलग ही फिनोमेना है। सिम्पेट्री और एलोपेट्री में बात करें तो सिम्पेट्री में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई सिंगल पॉपुलेशन है, एक स्पेसिफिक एरिया में है, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में है, भौगोलिक क्षेत्र में है, उसमें अगर विखंड हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्पेट्री, ठीक है। और अगर मान लीजिए दो अलग अलग क्षेत्र में है और उनके बीच में अगर विखंडन हो रहा है तो उसको हम एलोपेट्री बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिम्पेट्री होगा, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये गलत होगा, बाकी चीजें तो इसका रॉन्ग आंसर है। तो सी इसका क्या है, सिम्पेट्री सही आंसर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं 132 क्वेश्चन जो है क्या बोलता है, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को कम करने हेतु विशेष रोकथाम की कूटनीति की वैश्विक सहमति को निम्नलिखित में से कहां अंगीकृत किया गया है। मतलब प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनको ग्रेजुअली डिक्रीज करने के लिए, ताकि वो ओजोन को डिप्लीट ना कर सकें, उसके लिए एक प्रोटोकॉल लाया गया था। वो प्रोटोकॉल का नाम क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है आप सबको पता ही होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में इसको लाया गया था, साइन जो है यहाँ पर किया गया था, और 1989 में ये फोर्सफुली जो है मतलब इफेक्टिव हो गया था बोल सकते हैं। तो 1987 में जो है आया था ये, और उस टाइम वहाँ पर सारे देश क्या कर रहे थे, उसमें साइन कर रहे थे, और उसके बाद 1989 में ये प्रभावी हो गया। तो इसको आपको यहाँ पर डेट को भी याद रखना चाहिए। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत को क्षय करने वाले जो पदार्थ हैं उनको धीरे धीरे उनकी सांद्रता को
कम करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल शुरुआत में HCFC को लेकर ये लाया गया था, उसके बाद फिर और भी जो तमाम अलग अलग पदार्थ हैं जो कि क्षय करते हैं उनको धीरे धीरे क्या करना, फेज आउट करना, उनको जो है यूज से बाहर करना, ये उसका मुख्य एम होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 133 क्वेश्चन, सही खाद्य श्रृंखला को बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका फूड चेन से ये क्वेश्चन है, कोई भी इसको बता सकता है आसानी से। दूबग्रास, टिड्डा, मेंढक, सर्प, मोर, ऑप्शन दिया हुआ है दूबग्रास, ग्रास हुपर, फ्रॉग, स्नैक और पीकॉक। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा, चारागाही खाद्य श्रृंखला, जिसको हम ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं, यही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। बहुत सिंपल सा ये जो है क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक शुद्ध उत्पत्ति पाई जाती है, ठीक है, मैक्सिमम नेट प्रोडक्टिविटी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसको हम उत्पादकता बोल सकते हैं। उत्पत्ति की बजाय यहां पर हमको क्या बोलना चाहिए था, उसका निवल उत्पादकता। नेट मतलब यहां पर क्या होगा, निवल, जो आप GDP और NDP यूज करते हैं, एक्चुअली में वही है नेट प्रोडक्टिविटी। तो उत्पादकता क्या होता है, पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा, जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, वो जो है ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, स्टार्च वगैरह जो भी वो करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है वो पैदा करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज, और फिर वो स्टार्च के रूप में उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी बात की जा रही है, तो वो जितनी मात्रा में करेंगे, ड्राई उसका जो वेट होता है, वहां से हम निकालते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी। अब यहां पर नेट पूछा है, नेट का मतलब क्या होता है, ग्रॉस और नेट में अंतर क्या होता है, प्लांट खुद भी इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, तो जितना इस्तेमाल किया और जितना बनाया उसके डिफरेंस को हम क्या बोल देंगे, नेट बोल देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कौन है इसमें जो सबसे ज़्यादा दिखाता है नेट प्रोडक्टिविटी, दलदली वनस्पतियां, वर्षा वन, पतनशील वन, बी और सी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बी और सी वाला तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डिसीडियस फॉरेस्ट का नेट प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब दो ऑप्शन बचते हैं, मैंग्रोव और रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव दोनों के दोनों बहुत ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया गया है, स्थलीय परितंत्र लिख दिया गया है, यहां पर ध्यान दीजिए, टेरेस्ट्रियल लिखा हुआ है, और टेरेस्ट्रियल में रेन फॉरेस्ट ही आएगा, मैंग्रोव नहीं आएगा। मैंग्रोव जो है वो क्या होता है, आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम का पार्ट होता है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, वर्षा वन। यदि यहां पर पूछा होता एक्वाटिक, तो फिर इसका आंसर हो जाता मैंग्रोव। इस बात को आपको यहां पर ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मूंगा चट्टान जंतु कौन सा रसायन स्रावित करता है, कोरल रीफ, पॉलिप्स, सीक्रेट्स, विच केमिकल। तो सिंपल सी बात है, जो सीपी वाले जो होते हैं, जिनके अंदर जिनके ऊपर खोल जो बना हुआ होता है, जो जनरली पाए जाते हैं आपके समुद्र में, और उसमें अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सा जो है पदार्थ को वो रिलीज करता है, तो जो उसका खोल बना होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। बहुत आसान सा जो है ये क्वेश्चन था। कोरल रीफ के बारे में अगर आपको थोड़ा सा पता है तो आसानी से जो है इसको आप लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू क्लाइमेट चेंज। अब ये क्वेश्चन जो है क्यों पूछा गया है और कैसे हम इसका आंसर दे सकते हैं, तो एक्चुअली में यहां पर क्या होता है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स एक आता है, 2021 में भी जारी हुआ है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें देशों की सूची दी गई है रैंक के हिसाब से, और उसमें यह बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा रिस्क किन कंट्रीज को है, और उसमें रैंकिंग दी गई है, जिसमें अगर बात करें, अगर 2021 के स्टेटस की बात करूं मैं, 2021 में जो है उसमें पहले रैंक में अगर हम देखें तो मोजाम्बिक पहले रैंक में है, जापान जो है आपका चौथे रैंक में है, और इंडिया जो है 7वें रैंक में आता है, और उससे पहले 6th रैंक में आपका अफगानिस्तान आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पर रैंकिंग दी गई है। अब ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। हालांकि यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें फ्रांस, भूटान, बांग्लादेश, कनाडा और नन ऑफ दिस दिया हुआ है, और जो आंसर लिया है आयोग ने वो लिया है बांग्लादेश, ठीक है, उसके उस समय के अकॉर्डिंगली। तो बांग्लादेश इसका सही आंसर है उस समय के अकॉर्डिंगली। हालांकि ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फ्रांस इसका आंसर नहीं होगा। कनाडा भी हाई रिस्क जो है कंट्री में आता है। अगर कनाडा की बात करें अभी हम, तो ये मेरे ख्याल से 8वें या 9वें रैंक में इसका जो है आता है हाई रिस्क कंट्री में। तो उस समय के अकॉर्डिंगली तो बांग्लादेश वहां पर आंसर लिया हुआ है। तो करंट डेटा के अकॉर्डिंगली अभी अगर हम देखें तो कनाडा इसका आंसर होना चाहिए, अभी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो। फिलहाल उस समय तो बांग्लादेश जो है आयोग ने लिया था।
चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नाउ अल नीनो प्रभाव क्या है? बहुत फेमस इफेक्ट है ये, कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा जो है हमारा जो है यहाँ का वेदर इंडिया का प्रभावित होता है। तो इसका जो है क्या अल नीनो का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ सी सरफेस, समुद्री सतह की असामान्य उष्णता, और इससे हमारा मानसून भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। तो अल नीनो और ला लीना इसको थोड़ा सा आप जरूर देख लें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता किससे जुड़ी हुई है? टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज एसोसिएटेड विथ, तो सीधे तौर पे इसका आंसर क्या? हीमोग्लोबिन। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन के अपूर्ण दहन से बनता है, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन से यह फॉर्म होता है। और यदि किसी इंसान का एक्सपोजर कार्बन मोनोऑक्साइड से लंबे समय तक हो जाए तो उसके बॉडी में जो ग्लूकोज होगा, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है गैसियस परिवहन करने के लिए, गैसीय परिवहन करने के लिए, अगर उसमें हम बात करें तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर चले गया बॉडी के अंदर तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? COHB उसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये बना लेता है। और ये क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी को, ऑक्सीजन को परिवहन करने की क्षमता को क्या करता है? कम कर देता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में बहुत जल्दी बाइंड होता है और इससे क्या होगा? उस इंसान का दम घुट जाएगा, टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस करेगा। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध किससे है? हीमोग्लोबिन से है। तो ये इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। नाउ 139 की बात करते हैं। अपने देश का प्रथम जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र था, द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड एरिया इन आवर कंट्री। तो ये कौन सा होगा? कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हम जानते हैं कि ये 1936 में बना। ठीक है, सबसे पहला है ये। और उस समय इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। अब इसका नाम क्या हो गया है? कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क या जिम कॉर्बेट उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। निम्न में से वन्य गधे का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वाइल्ड एश सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच प्लेस? तो अगर हम बात करें एशियाटिक वाइल्ड एश, ठीक है, जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उसका ये सब स्पीसीज है। ठीक है, कौन? वन्य गधा, वाइल्ड एश। अब ये कहां पर पाया जाता है? तो बेसिकली ये आपका रन ऑफ कच्छ जो गुजरात है वहां पर ये पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको जो स्पीसीज हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन इंडेंजर्ड है, कौन थ्रेटेंड है, ठीक है, कौन एक्सटिंक्ट हो चुका है और कहां से वो बिलोंग करता है, कौन इंडेमिक है, स्थानीय प्रजातियां हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है एनवायरमेंट में पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद द्वारा भारतीय जैव विविधता एक्ट किस वर्ष पास हुआ? एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया जो है पास हुआ। सिंपल सा स्ट्रेट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चेर्नोबिल विनाश यूक्रेन में किस वर्ष हुआ? चेर्नोबिल डिजास्टर अकर्ड इन यूक्रेन इन विच ईयर? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1986, ठीक है, 26 अप्रैल 1986 को यह घटना हुई थी यूक्रेन में। ठीक है, और वहां पर क्या हुआ था कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो न्यूक्लियर रिएक्टर में ब्लास्ट हो गया था, और ब्लास्ट होने के कारण से पूरा वो सिटी जो है उसको क्या करना पड़ा? हमको खाली कराना पड़ा, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है उसका विकिरण प्रभाव हमको देखने को मिला, क्योंकि जो मेन मटेरियल था, जो मेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, वो बाहर एक्सपोज हो गया। तो ये बहुत बड़ी घटना थी उस समय की, न्यूक्लियर डिजास्टर था हम बोल सकते हैं। इस पे बेस्ड एक सीरीज भी बनी हुई है, आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जिसने पर्यावरण को अधिक प्रदूषित किया है। अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं: जनसंख्या विस्फोट, नाभिकीय विस्फोट, जल विस्फोट, गरीबी विस्फोट, स्वच्छता का अभाव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट हैज एक्सेलरेटेड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। देखिए यहाँ पर एक्सेलरेटेड करने की बात किया गया है कि ऐसा कौन सा कारक है बहुत तेजी से जो है एक्सेलरेट कर दिया पॉपुलेशन को, पॉल्यूशन को। तो उसमें से एक ही कारण है, वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ाने के लिए हम जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, जंगल को साफ करेंगे, कहीं ना कहीं हम ऑटोमोबाइल को भी जो है ज़्यादा यूज़ करेंगे, पेट्रोल को ज़्यादा खपत होगा। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है विस्फोट, उसका जो है एक्सप्लोजन जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है किसका? इस पर्यावरण प्रदूषण को एक्सेलरेट करने के लिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन बृहद जैव भौगोलिक क्षेत्र है? विच वन अमॉन्ग फॉलोइंग
is the largest biogeographic zone in India? There are 10 biogeographic zone of India. 10 ऐसे जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनमें सबसे बड़ा पूछा है। सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो जो आपका पेनिनसुलर रीजन है, डेक्कन के जो पठार हैं, डेक्कन पेनिनसुला जो आता है वो आपका सबसे लार्जेस्ट है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। वही पूछा है बृहद, ठीक है, यहाँ पर लार्जेस्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट जो है आपका क्या है, डेक्कन है। ये आपका सही आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या में से जन्म व मृत्यु दर, लिंग अनुपात, साक्षरता दर की वैज्ञानिक अध्ययन में रत व्यक्ति को जाना जाता है। मतलब जो इंसान इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं। सिंपल सा जो है क्वेश्चन है, ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है जीवनी लेखक, जो कि बिल्कुल नहीं है, मैप करने वाला भी नहीं है, भूगोलिक भी नहीं होता है, ज्योग्राफर भी नहीं होता है। उसका सही आंसर क्या होता है, भू जननांकिकी, मतलब डेमोग्राफर उसको हम बोलते हैं, जो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करता है, अध्ययन करता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 146 क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड। तो किसी भी चीज़ की स्टडी में लॉजी शब्द जुड़ता है, बायोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी ऐसा हम बोलते हैं ना, हेमेटोलॉजी। तो यहाँ पर कॉस्मोलॉजी में कॉस्मोलॉजी आपको दिख रहा है, ठीक है। बाकी ये सब प्रोसेस हैं, ये सब क्या है, कुछ ना कुछ प्रोसेस का नाम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस्मोलॉजी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आपने सुना भी होगा इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल इसका क्या है, सही आंसर है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, 2020 में अगर हम बात करें तो इसका 50 वर्ष पूरा हो गया, ठीक है, 50 वर्ष पूरा हो गया। 1970 से ये जो है मनाया जा रहा है, तो ये 50 वर्ष हो गया, हाफ सेंचुरी बोल सकते हैं आप। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 148 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बीओडी मूल्य विकल्पों को चढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग ऑप्शंस असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर बीओडी वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, अनपॉल्यूटेड पॉन्ड वाटर, सेकंड है पॉल्यूटेड पॉन्ड वाटर और तीसरा है डिस्टिल्ड वाटर। अब देखिए बीओडी क्या दर्शाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या कहलाता है, ये जो अगर आपको मालूम होगा तो आसानी से लगा लेंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी भी जो सूक्ष्म जीव होता है, यदि वो किसी प्रदूषित जल को क्या करता है, वहाँ पर कंज्यूम करने का काम करता है, उसके प्रदूषण के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको, तो उसके लिए उसको ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो जितना ज़्यादा प्रदूषण होगा उस बैक्टीरिया या उस सूक्ष्म जीव को उसको अपघटित करने के लिए उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की भी क्या होगी, डिमांड। तो बीओडी का सीधा संबंध पोल्यूशन के लेवल से है। तो किस में ज़्यादा पोल्यूशन होगा उसमें ज़्यादा बीओडी होगा। तो बीओडी किस में ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा अनपॉल्यूटेड पॉन्ड वाटर में होगा। तीसरा नंबर लास्ट में आएगा। तो या तो आपका तीसरा नंबर में अगर हम देखें, नहीं तीसरा आपको क्या लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पर सॉरी अनपॉल्यूटेड नहीं पॉल्यूटेड आपका यहाँ पर आंसर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन में अगर हम देखें तो पहला देखिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे कम को पहले लिखाना है। तो आसुत पानी जो है तीसरा वाला सबसे कम बीओडी दर्शाएगा, सबसे कम, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद कौन दिखाएगा, पॉल्यूटेड की अनपॉल्यूटेड, ऑब्वियस सी बात है अनपॉल्यूटेड जो है दिखाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा, पहला नंबर आ जाएगा, ठीक है, पहला नंबर आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा बीओडी किसका होगा, जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है उसका बीओडी भी सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर दूसरा नंबर जो है सबसे ज़्यादा बीओडी दिखाएगा। तो इसके आंसर्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो ए नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, जैविक संसाधनों का संरक्षण एक जटिल कार्य होता है तथा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जैविक संसाधन मतलब आपके लिविंग रिसोर्सेज जो हैं उनका कंजर्वेशन एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, उसका संबंध किससे है बताना है यहाँ। पादप तथा जंतु से, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सभी जीवधारी तथा निर्जीव तत्व, वन्य जीवों तथा वनों की सुरक्षा, पादप जंतु तथा सूक्ष्म जीव और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन इंग्लिश में भी एज वेल एज दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई भी अगर इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के कंपोनेंट के रूप में अगर हम देखें तो बायोटिक और एबायोटिक, जो जैविक है और अजैविक है, दोनों घटक महत्वपूर्ण है। अगर अजैविक नहीं होगा तो जैविक को सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा। तो हमको दोनों प्रकार के रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा। अगर वायु प्रदूषित हो रही है और उसको संरक्षण नहीं करेंगे, या जल प्रदूषित हो रहा है उसको संरक्षण नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सीधा प्रभाव किस पर डालेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में।
तो उसका संबंध सीधे तौर पे सभी जीवधारी तथा निर्जीव तत्व से है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता वाली है? भारत में पूछा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? इसका सीधा आंसर एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। वो भी कौन सा? बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में। वहां पर पहले ही पैराग्राफ में आई थिंक लिखा हुआ है कि इंडिया में लगभग 50,000 से ज्यादा, मोर देन 50,000 वैरायटीज ऑफ जो है क्या मिलती है? पैडी मिलती है, धान मिलता है। धान के 50,000 से ज्यादा किस्म, आम जो है उसके 1,000 किस्म मिलते हैं। हाँ, इंडिया में भी, इंडिया आम के लिए भी फेमस है, लेकिन आम इसका आंसर नहीं होगा। धान सबसे ज्यादा पूछा है, ठीक है। कौन से इनमें से जो ऑप्शन दिया उसमें सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी किसमें है? तो वो है आपका धान में, क्योंकि 50,000 से भी ज्यादा धान की यहाँ पर अलग अलग किस्म की पैदावार होती है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सी, पैडी। ठीक है, तो यहां पर हमने हमारा इन्वायरमेंट वाला जो सेक्शन था, 2017 का जो पेपर था, उसको हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो सीधे एनसीईआरटी के बुक से ही उठाए हुए हैं, जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है क्लास 12 बायोलॉजी का, और कुछ चीज़ें करंट अफेयर से पूछी गई हैं। तो उसी प्रकार से आपको जो है प्रिपेयर करना है। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हमको देखने को मिले थे। अगली क्लास में हम और भी सब्जेक्ट को, खासकर केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।